दोस्तों गूगल क्वांटम कंप्यूटर साइकामोट के लैब में एक ऐसा फोर्थ डायमेंशनल मैटर टाइम क्रिस्टल बना लिया गया है जो कि आगे चलकर क्वांटम कंप्यूटर को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने वाला है। ये टाइम क्रिस्टल एक्चुअल में एक ऐसा एक्सोटिक मैटर है जिसका थ्योरेटिकली एग्जिस्टेंस ही इम्पॉसिबल है। मतलब ऐसा कोई मैटर इस यूनिवर्स में पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए था, बट इसे रिसर्चर्स ने बना दिया है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि टाइम क्रिस्टल एक्चुअल में होता क्या है। इस वीडियो में हम टाइम क्रिस्टल को लैब में कैसे बनाया गया तो सारी बातों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। मैं इसकी कहानी शुरू से सुनाता हूँ। तो 1957 में एंडरसन ने एक थ्योरी दी कि अगर किसी क्रिस्टल में कोई ग्लिच आ रहा है तो देयर इज स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन फंस गया होगा, वहीं लोकलाइज हो गया होगा। सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ और इसी को एंडरसन लोकलाइजेशन कहा जाता है। ये पहला स्टेप है। अगला स्टेप था मल्टी बॉडी लोकलाइजेशन। अब 1957 के बाद 2005 में कुछ अलग हुआ। रिसर्चर्स ने समझा कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई एक ही इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ हो और निकल ना पा रहा हो। हम अगर चाहें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को भी उस क्रिस्टल में फंसा सकते हैं। यानी किसी क्रिस्टल में एक सीधी लाइन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को रख के उनको लोकलाइज कर सकते हैं। इसे ही मल्टी बॉडी लोकलाइजेशन कहा गया। तो उन पार्टिकल्स को वहाँ पर फंसा कर रखेंगे, हिलने नहीं देंगे। तो आप यहाँ पे सोचोगे मतलब कैसे अटका दिया जाएगा। मोटा मोटा मान लीजिए कि मेरे पास 2-4 मैग्नेट्स हैं जिसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है एज इट इज एवरी मैग्नेट्स। एग्जाम्पल के लिए एक बॉक्स टाइप शेप में 3-4 मैग्नेट रखो। अब इन्हें हम मैग्नेटिक मेटल के फॉर्म में रखेंगे, यानी एकदम सीधा। और जब मैं ऐसा करूंगा तो आपको पता है कि मैग्नेट का एक साइड दूसरे मैग्नेट के अपोजिट साइड से जुड़कर रहता है। तो सारे मैग्नेट्स को अगर आप एक ही तरीके से एक ही एंगल में सीधा सीधा लगाएंगे, इस तरह से ऑर्गेनाइज करने की सोचेंगे, तो आपको पता है कि वो सारे मैग्नेट्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे और सारे मैग्नेट्स एक दूसरे के अपोजिट साइड को अट्रैक्ट करेंगे। और लास्ट में सारे मैग्नेट एक निश्चित वे में रुक जाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि एक नया शेप बनाते हैं। शेप कंप्लीटली रैंडम होता है, यानी इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं था पहले। कि यहाँ पे रिजल्ट वाला अरेंजमेंट डिपेंड करेगा कि इनिशियली उस मैग्नेट को किस अलाइनमेंट में अरेंज किया गया था। अब यहाँ पर अगर एटम्स को, आयंस को, इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर किया जाए तो जैसा कि हम जानते हैं कि एटम्स का एक डायरेक्शन होता है अप और डाउन। एटम स्पिन करता है। वही पुराना मैग्नेट वाला एक्सपेरिमेंट अगर एटम के साथ किया जाए तो अगर मैं एटम्स को, आयंस को जिसकी डायरेक्शन अप या डाउन हो सकती है, उसे मैग्नेट की तरह अरेंज करने पर क्वांटम लेवल पर वो भी अटक जाते हैं। इसे 2005 में एक्सपेरिमेंटली करके दिखाया गया था। 2012 में फ्रैंक विल्जेक ने टाइम क्रिस्टल का आइडिया जब प्रपोज किया था कि एक ऐसा मैटर का फॉर्म पॉसिबल है जो कि सबसे पहले तो मूव कर सकता है, टाइम टू टाइम अपने एटम्स की अरेंजमेंट बदलता रहता है और ये सारा काम बिना किसी एनर्जी को लेकर करता है, जो कि ऐसा कोई भी नॉर्मल मैटर नहीं करता। और इन सारी प्रॉपर्टीज की वजह से थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है। जिसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एंट्रोपी, तो कोई मैटर नॉर्मली ऑर्डर से डिसऑर्डर में जाता है। मतलब बिना एनर्जी की कोई भी चीज यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। ये मैटर जो फ्रैंक विल्जेक ने टाइम क्रिस्टल बोला था, बिना एनर्जी के अपने आप को मूव करता जाता है और हमेशा ऐसा ही रहने वाला है। लूज कैसे करेगा? ये एक इनफाइनाइट साइकिल में चलने वाला फोर्थ डायमेंशनल मैटर है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को बहुत सारी कैलकुलेशन के बाद 2012 में ही गलत साबित कर दिया गया था। ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होने वाला है कि कोई मैटर एक बार क्रिएट करने के बाद कभी नष्ट ही ना हो। इस यूनिवर्स में किसी भी चीज का थर्मोडायनामिक्स का रूल तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और ऐसा कोई भी टाइम क्रिस्टल पॉसिबल नहीं है। बट इन 2015 वेदिका खेमानी मैक्स प्लैंक यूनिवर्सिटी से रिसर्च कर रही थी। अपने रिसर्च गाइड के साथ एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रही थी जहाँ पर एटम्स एक ऐसे फैशन में अरेंज हो गए थे, सीधे सीधे एक ही तरह के डायरेक्शन में अरेंज हो गए थे। जब उस पर बाहर से एनर्जी डाली गई तो एटम्स अपने एंगल को एक निश्चित तरह से फ्लिप कर रहे थे और वो ए तरीके से बी तरीके में मूव कर रहे थे, लेकिन बी से सी में नहीं जा रहे थे। तो अपना तरीका ही बार बार बदले। तो ऐसा नहीं होता है, वो दोबारा बी से ए तरीके में आ जाते थे। तो यहाँ पर भी एक बार एनर्जी डालने पर वो सारा पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा था और उनके अकॉर्डिंग उन एटम्स में इनपुट एनर्जी और आउटपुट एनर्जी निकाल कर जो नेट एनर्जी लग रही थी वो 0 थी। मतलब सिस्टम कोई एनर्जी ही नहीं यूज कर रहा था। उस वक्त ये पूरी रिसर्च टाइम क्रिस्टल वाले थ्योरी से मैच कर रही थी, लेकिन वेदिका के दिमाग में टाइम क्रिस्टल वाला कोई भी आइडिया उस वक्त नहीं था। और फिर उन्होंने इस वियर्ड फिनोमिना को एक पाई स्पिन ग्लास फेज नाम कर रख दिया। और दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट के चेतन नायक भी अपने लैब में कुछ ऐसे ही रिसर्च कर रहे थे। और चेतन नायक के केस में उन्होंने भी वेदिका की टीम की तरह ऐसा ही कुछ क्रिएट किया था, लेकिन उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बोल दिया कि हमारे पास फ्लोक्वेट टाइम क्रिस्टल आ गया है।
फ्लोक्वेट का मतलब है कि वो टाइम क्रिस्टल काम तो कर रहा है लेकिन अभी थोड़ा लूज है, कमजोर है। एग्जाम्पल के लिए स्प्रिंग, अगर आप किसी स्प्रिंग को दबाओगे तो पूरी काइनेटिक एनर्जी पहली बार में तो वापस आने की संभावना है, लेकिन नेक्स्ट टाइम में उसकी आधी एनर्जी आएगी। इसकी वजह से बार बार एनर्जी छोड़ने की संभावना बन जाती है। तो उनका भी टाइम क्रिस्टल एनर्जी नहीं यूज कर रहा था, लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि वो टाइम क्रिस्टल फ्लोक्वेट था तो बार बार बाहर से एनर्जी छोड़ने की जरूरत होती थी, यानी परफेक्ट रेपिटेशन नहीं हो रहा था। बट यहाँ पे चेतन नायक ने उसे फ्लोक्वेट के साथ साथ टाइम क्रिस्टल भी नाम दे दिया था। इसकी वजह से ये टाइम क्रिस्टल एक बार फिर हेडलाइन का हिस्सा बनने वाला था। बट यहाँ पर वेदिका की टीम और चेतन नायक की टीम दोनों को इस एक्सपेरिमेंट को कम से कम साबित तो करना ही था। अपने एक्सपेरिमेंट को बाहरी दुनिया के सामने और किसी बड़े लैब में एक्सपेरिमेंट करने का टाइम आ गया था। तो सबसे पहले चेतन नायक की टीम ने एक ऐसी लैब को ढूंढा, बेसिकली आयंस को एक फील्ड में एक लाइन में फिक्स पॉइंट पर मैग्नेट से बांधकर मैग्नेटिक एनर्जी देकर फ्लिप करवाया जाता था। लेकिन चेतन नायक के साथ यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम फिर हो गई थी कि इस सिस्टम में टाइम क्रिस्टल वाला फार्मूला शुरुआत में तो चलता था, सिंपली सिस्टम में आयंस एनर्जी यूज नहीं कर रहे थे और कंटिन्यूली आयन मूव भी कर रहा था, इट्स लाइक टाइम क्रिस्टल। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप लगातार सिस्टम में एनर्जी डालते रहोगे तो शुरुआत में तो एनर्जी आयंस यूज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बाद में यूज करने लग रहे थे, जिससे सिस्टम ही बाद में गर्म हो जा रहा था। और जो हम कहते हैं टाइम क्रिस्टल बिना किसी एनर्जी के अनंत काल तक काम करेगा, ये सिमिट्री टूट जाती है। एक नॉर्मल पार्टिकल लैब की कहानी थी जहाँ पर प्रॉपर तरीके से कोई बड़े अनाउंसमेंट की दूर दूर तक कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। बट यहाँ पे वेदिका खेमानी की टीम भी एक बड़ा लैब ढूंढ रही थी। तभी उस समय खबर आई कि गूगल का क्वांटम कंप्यूटर सुप्रीमेसी अचीव कर चुका है। इस कंप्यूटर ने एक ऐसी कैलकुलेशन कुछ मिनटों में ही कर दी थी जो नॉर्मली सुपर कंप्यूटर 10,000 सालों में भी नहीं कर पाते। अब पता नहीं कि ये लोग 10,000 वाला नंबर कहाँ से लेकर आ जाते हैं, बट वेदिका की टीम ने गूगल के क्वांटम कंप्यूटर साइकामोर को पकड़ा टाइम क्रिस्टल को बनाने के लिए। तो नॉर्मली शायद आप जानते होंगे क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट पर काम करते हैं, इन्हें माइक्रो केल्विन टेम्परेचर पर ले जाया जाता है, मतलब इन क्यूबिट्स को बहुत ही ठंडे टेम्परेचर पर ले जाया जाता है। ऐसा करने की वजह से उनमें एक पेयर जनरेट होता है जिसे कूपर पेयर कहा जाता है। मतलब इस स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से किसी अननोन फोर्स की वजह से जुड़े हुए होते हैं, यानी क्वांटम इंटेंगल्ड हो जाते हैं। इसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप क्वांटम सुप्रीमेसी वाले प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बाय द वे इस कूपर पेयर को 0 और 1 को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। वेदिका खेमानी की टीम ने साइकामोर क्वांटम कंप्यूटर में सेटअप को डिजाइन करने के लिए एक ऐसा प्रोसेसर यूज किया जिसमें 20 क्यूबिट्स थे, और प्रोसेसर में जब उन क्यूबिट्स को रैंडमली अरेंज किया गया और रैंडमली अरेंज करने के बाद चेक किया गया, जो 1957 का एंडरसन लोकलाइजेशन और 2005 का मल्टी बॉडी लोकलाइजेशन थ्योरी थी, उन्हें फिनोमिनास को इस सिस्टम में ऑब्जर्व किया गया। सेम सिचुएशन यहाँ भी हुई थी, सारे इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज हो गए थे। तो इस प्रोसेसर के लोकलाइज इलेक्ट्रॉन पर आपका कोई बस नहीं चलने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली अरेंज हो चुके हैं। फिर आगे इस पर लेजर की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट की गई, क्यूबिट रैंडमली मूव कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर कुछ सिमिलैरिटी भी थी, यानी जब लेजर का मैक्सिमा आ रहा था तो क्यूबिट 180 डिग्री फ्लिप कर रहा था, और जब दोबारा मैक्सिमा आ रहा था तो फिर से क्यूबिट 180 डिग्री फ्लिप कर रहा था। और जो पूरा सिस्टम था बाहर से एनर्जी छोड़ने के बावजूद भी कोई एनर्जी यूज नहीं कर रहा था, यानी ना गर्म हो रहा था ना ठंडा हो रहा था, क्षण भर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। यहाँ पे आप सोचोगे कि लेजर छोड़ने के बाद लेजर के मैक्सिमा पर अपना स्ट्रक्चर कैसे चेंज कर रहा है, फिर मतलब एनर्जी जरूर यूज कर रहा होगा। वो लेजर से सिर्फ सिग्नल ले रहा था लेकिन एनर्जी नहीं ले रहा था, क्योंकि किसी भी तरह की एनर्जी रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। ये तब से हजारों बार रिपीटेशन में एक्सपेरिमेंट होता आ रहा है, कोई नई बात नहीं है, बहुत सारे आर्गुमेंट्स और रिसर्चर्स का हिस्सा बन चुकी है। इसमें साल दर साल बहुत सारे अपडेट भी आ चुके हैं, मतलब टाइम क्रिस्टल के कॉन्सेप्ट में नए नए तरह के बदलाव भी हुए हैं। इसकी बात मैं आगे चलकर नेक्स्ट एपिसोड में करूंगा, और मार्वल यूनिवर्स का टाइम स्टोन का कॉन्सेप्ट क्यों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगा। तब तक के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट क्वांटम सुप्रीमेसी की सारी वीडियो देखिए, सारी वीडियो बहुत ही नए नए टॉपिक्स पे हैं, आपने शायद ही सुनी होंगी। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।